फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि वीडियो में आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ लेके आ रहा हूं, इस बार जो वीडियो लेके आया हूं इसमें आपको तोशिबा ही कंपनी का जो हमारा वीआरएफ होता है उसका कंप्रेसर कार्ड यानी हमारा जो इन्वर्टर कार्ड होता है वो लेके आया हूं। काफी लोग इसे इन्वर्टर कार्ड भी कहते हैं, काफी लोग इसे कंप्रेसर कार्ड भी कहते हैं। ये हमारे वीआरएफ की जो आउटडोर यूनिट होती है उसके अंदर लगता है। अब इस बोर्ड में आखिर में दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊंगा। आखिर हुआ क्या है पहले तो मैं आपको इसको समझा देता हूं। ये बोर्ड जो हमारे पास कस्टमर लेके आते हैं उनके साथ जो हेल्पर था उसने क्या करता ऑन बोर्ड इसे स्क्रू कसने की कोशिश की, जिसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जलने का निशान भी है यहाँ पर, तो जिसके कारण ये शॉर्टिंग हो गया है। अब हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर जो शॉर्टिंग हुआ वो कितनी चीजों का हुआ, यानी कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर शॉर्टिंग हो चुके हैं, खराब है, सही है, वो सारा चेक करना और कैसे चेक करना उसके बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा एक और चीज बताता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर देख सकते हैं, मिट्टी विट्टी काफी सारी, तो ये हमें क्लीन भी करनी है। हमें क्लीन करने के लिए हम आईपी का उपयोग कर सकते हैं, थिनर का उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा हमें इसे क्लीन भी करना है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या फॉल्ट होगा इसमें हम इसे चेक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि जो वीआरएफ का काम करते हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सके इस चीज से, और जो रिपेयरिंग करते हैं पीसीबी का उनके लिए भी ये काम आ सके। और अगर आप भी एसी पीसीबी का कोर्स सीखना चाहते हैं, सिंगल एसी पीसीबी कोर्स, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं आपके लिए एक बेस्ट ऑफर बताता हूं। प्ले स्टोर पे जाइएगा, वीके इलेक्ट्रॉनिक कोर्स एक ऐप है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको एसी पीसीबी की जो हमारे सिंगल फेस एसी होते हैं जो डोमेस्टिक यूज किया जाता है, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर, उनका पूरा कोर्स 100+ वीडियो, पूरा ऑनलाइन कोर्स है, 100+ वीडियो है, जो कि आप बार बार 10 बार नहीं पूरा लाइफ टाइम फ्री देख सकते हैं, लाइफ टाइम देख सकते हैं। प्लस उसमें डायग्राम भी है। मात्र 1000 रुपए में आपको ओनली 1000 में आपको पूरा कोर्स का जो वीडियो है वो प्लस आपको डायग्राम उसमें मिलेगा। प्लस इसके अलावा आप हमारे एसी पीसीबी, अगर आप एसी पीसीबी के काम करते हैं और सीखना चाहते हैं या उसके इच्छुक हैं और आपको कुछ समझ में उसमें आता है, तो अगर आप कभी काम भी करते हैं और आपको प्रॉब्लम आती है तो हमारे ऑल इंडिया एसी पीसीबी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में नीचे में दे रहा हूं, उसमें आप जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए काम आएगा। इसके अलावा वीआरएफ रिपेयरिंग का भी मैं बहुत जल्दी ग्रुप बनाने वाला हूं जो आप सभी के लिए काम का है। प्लस उसी वीके इलेक्ट्रॉनिक ऐप पर मैं वीआरएफ का रिपेयरिंग का कोर्स सबसे कम प्राइस में ऑनलाइन आप सभी के लिए लाने वाला हूं। और ऑफलाइन भी हमारी बहुत जल्दी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जब भी हम वीआरएफ का क्लास स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन, उसके बारे में पूरी डिटेल, फीस, टाइम, ड्यूरेशन, ये सब कुछ मैं आपको फुल डिटेल में बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो अभी कोर्स से रिलेटेड था, और बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आया अंत में तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो अभी हम चलो इसको शुरू करते हैं। पहले इसकी जो बीमारी है, इसके अंदर आखिर फॉल्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको एक्चुअली उसने क्या करा, मुझे बताया कि भाई ऑन बोर्ड यानी चालू कंडीशन में, देखिए हेल्पर कहाँ गलती करते हैं, थोड़ी सी नजर उनके साथ के मास्टर टेक्नीशियन की नजर हटती है और वो अपना काम बजा देते हैं। अब उन्होंने गलती क्या करी, उन्होंने गलती यह करी कि वीआरएफ का जो यूनिट है ना, वहां बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। स्क्रू टाइट कैसे कर रहा था वो, मतलब लूज जैसे फिटिंग करे होंगे और चलाने के लिए रखा होगा, तो उसने क्या करा ऑन बोर्ड में स्क्रू के साथ, तो वहां पे क्या था कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे जो कनेक्शन लगता है, जैसे हमारे इसके अंदर 3 कनेक्शन लगते हैं, L1, L2, L3, तो L1 का जो पॉइंट था वो स्क्रू के साथ नीचे हीटसिंक से टच हो गया। तो हीटसिंक वहां पे नॉर्मली हमारी बॉडी से कहीं ना कहीं एक जगह कनेक्टेड रहती है, तो जिसके कारण क्या है कि यहाँ का ये टर्मिनल भी जुड़ गया और ये शॉर्टिंग आ गई। अब शॉर्टिंग में देखो क्या क्या, मैं आपको इजीली बताता हूँ वन बाय वन। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, बीप रेंज पर फ्यूज चेक करना होता है, क्योंकि जब भी शॉर्टिंग होती है सबसे पहले फ्यूज पे ही डिफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये लीजिए फ्यूज यहाँ पर ओपन पड़ा, ये फ्यूज ओपन है, और एक यहाँ पे आपको फ्यूज पड़ा है, ये वाला ओके है, 0 वैल्यू है, ये ओके है, लेकिन ये गया भाई हमारा, ठीक है, ये फ्यूज गया, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर 3 ब्रिज रेक्टिफायर है, तीनों को चेक करना है। कैसे चेक करना है मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूं। मल्टीमीटर को कर दो डायोड रेंज पर, ठीक है, और इसकी
जो एसी वाली 3 पिन है, अब देखो इसमें क्या कर रखा है, 5 पिन का 3 फेस ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया है। 3 फेस ब्रिज रेक्टिफायर 5 पिन का आते हैं और सिंगल फेस वाले 4 पिन का आते हैं, तो यहाँ 5 पिन का है इसलिए 3 फेस के लिए। अब इसकी जो तीनों एसी की पिन है वो एक टर्मिनल के लिए जोड़ दी गई है। अब इसमें क्या करना है, आपको एक प्रोब इन टर्मिनल पर रखनी है और दूसरी प्रोब को बाकी पिनों पर रखना है। 0 0 वैल्यू नहीं आना चाहिए, देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रहा है और यहाँ पे ये डायोड वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब एक बार इस पर पॉजिटिव रख के इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे भी डायोड वैल्यू आ रही है। 0 0 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी एसी वाली पिनों के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव को जब आप चेक करते हो तो वन साइड डायोड वैल्यू आपको आएगा। फिर आपको क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जब चेक करोगे तो वन साइड डायोड वैल्यू आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ये डायोड वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इतना इस डायोड का तो मैटर ओके है। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे हमने रखा ये देखिए यहाँ पे हम ये डायोड वैल्यू इसमें आ रही है। अब ये पॉजिटिव वाली प्रोब यहाँ रखें और इसे चेक करेंगे, ये डायोड वैल्यू आ रही है लेकिन वैल्यू 0 0 नहीं आना चाहिए। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जब हम चेक करेंगे ये डायोड वैल्यू आ रहा है और अब स्वैप करने पर ये हमें नहीं आना चाहिए, देखिए नहीं आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाला भी क्या है, सही है। अब तीसरा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है तीसरे फेज के लिए, तो उसको भी हमें क्या करना है, सेम ऐसे कंडीशन में चेक करना है। एक प्रोब हम तीनों एसी पिनों के बीच का, क्योंकि इसका तीनों एसी पिन आपस में जुड़ा हुआ है, एक ब्रिज रेक्टिफायर के 3 जो एसी इनपुट पिन है ना 3 फेज के लिए, वो तीनों जुड़ी हुई है। तो वहां पर एक हमने एसी फेज पे रखा, दूसरा पॉजिटिव हमने रखा, नेगेटिव पर हम रेड प्रोब रखी, पॉजिटिव पे प्रोब रखी, कोई वैल्यू नहीं, एक पे वन साइड वैल्यू आ रही है। फिर यहाँ पर दूसरी प्रोब रेड मतलब रेड रख के इनपुट एसी पे, और यहाँ जो हमारी इसकी पॉजिटिव वाली पिन है उस पर हमने नेगेटिव प्रोब रखी, तो यहाँ पर वन साइड वैल्यू आ रही है, ये आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में वन साइड वैल्यू चेक करनी है। यहाँ 800 के आसपास आ रही है समथिंग वैल्यू, और यहाँ पर रिटर्न चेक करने पर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर तो भाई इसके ओके है। अब बारी आती है इसके अंदर लगे आईपीएम की, तो यहाँ पर इसका बहुत बड़ा ये आईपीएम लगा हुआ है भाई, इसे चेक करना है। आईपीएम को कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 टर्मिनल आपको ढूंढना है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, काम खत्म। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारे यूवीडब्ल्यू टर्मिनल है। आपको क्या करना है, ब्लैक प्रोब को डायोड रेंज बाई मीटर को, ब्लैक प्रोब को पॉजिटिव पिन पे रखना है और यूवीडब्ल्यू पे तीनों पे 1 बाय 1 लगाना है। तीनों में सेम वैल्यू आएगी, 426 426 426, मतलब पॉजिटिव के साथ 3 आईजीबीटी जो जुड़े हैं वो ओके हैं। फिर हमें नेगेटिव पे रेड प्रोब रखना है, 426 426, मतलब इसका आईपीएम है जो ओके कंडीशन का, इसको कुछ नहीं बिगड़ा है। अब और कहां टेस्टिंग करना है, यहां चेक करने के बाद आपको इधर, मैं आपको पहले बता दूं कि भाई यहाँ जो सप्लाई मिलती है हमारी, वो हमारा 3 फेज सप्लाई मिलती है हमें, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें सप्लाई मिलती है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक्चुअली में जो सप्लाई आती है हमारे एक सर्किट से आती है जो कि लगा होता है मास्टर कार्ड के साथ ही। तो वहां से क्या है कि इसको एक डीसी सप्लाई मिलती है। यहाँ पर क्या मिलता है, डीसी सप्लाई मिलती है, करीबन 280 वोल्ट के आसपास मिलती है। यानी केवल एक सिंगल फेस और न्यूट्रल से डीसी बनाया हुआ सर्किट जो होता है हमारा, जो कि अलग अलग एसएमपीएस और भी कार्ड है उनके लिए सप्लाई देता है, वहीं से वो सप्लाई पास होकर यहाँ पर भी आती है। तो जैसा कि फैन कार्ड के लिए हो गया, तो फैन कार्ड में एसी वोल्ट डायरेक्ट लेना होता है, तो वहां से जो डीसी निकलता है वो इनको दिया जाता है। तो इधर का सर्किट क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अब ये ऑन कैसे, यहाँ पर जो हमें चेक करना है, ये 2 पिन है, एक मेन होगा आगे सर्किट में जाएगा और इसी से हमें दूसरा सप्लाई कार्ड देना है, तो यहाँ से सप्लाई पास हो गई दूसरे कार्ड में चली गई। तो यहाँ पर इन पिनों के बीच में आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर वन साइड वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे 0 0 वैल्यू या दोनों तरफ वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो यहाँ तक तो भाई ये ओके है। अब आपको क्या करना है, बोर्ड को एकदम क्लीन करना है अच्छे से। क्लीन करने के बाद आपको ये फ्यूज बदलना है। फ्यूज बदलने के लिए हमें आयरन थोड़ा सा हैवी वाट का चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल 30-32 वाट के आयरन से तो ये निकलेगा नहीं, हमें कम से कम 65 वाट से लेकर 125 वाट तक का आयरन यूज करना पड़ेगा। देखते हैं कौन सा आयरन से ये इजीली निकलता है। तो फ्रेंड अब हम इसको हमने क्लीन तो कर दिया है, अब इसको निकालना है फ्यूज को। तो फ्यूज को निकालने के लिए हमने आयरन यहाँ पर 65 वाट का लिया है, देखते हैं कितना कारगर है, नहीं है तो फिर हमें 125 वाट का आयरन यूज करना पड़ेगा। देखते हैं फिलहाल तो यहाँ पर ये फ्यूज के टर्मिनल यहाँ पर बड़े बड़े हैं, मैं आपको दिखा दूं, आप हल्के में मत लेना, फ्यूज के टर्मिनल काफी बड़े दे रखे हैं, इसलिए हर एक आयरन यहाँ पर काम नहीं करता है। इसके लिए आयरन भी हमें ज्यादा वाट का यूज करना पड़ता है। अगर किसी के पास आयरन अच्छा है तो, अगर नहीं है तो, अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो भाई ये कम से कम 125 वाट का आयरन तो जरूर अपने पास रखें,
क्योंकि उसकी नीड आपको पड़ती रहेगी आगे। ठीक है, ये हमने लगा दिया है। अब हम इसे देखते हैं कि कितना कारगर है, और साथ में हमें यहाँ पर सोल्डिंग वायर भी लगाना, ताकि जिससे मेल्ट होकर इसकी पुरानी सोल्डिंग जो है वो थोड़ी नरम हो जाए। थोड़ा अगर हम इसको सोल्डिंग कर देंगे तो क्या होता है, जो बाइक कंपनी सोल्डिंग आती है वो काफी परफेक्ट आती है और काफी हार्ड होती है, तो डायरेक्टली निकालने पर वो निकलता नहीं है। इसलिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम नॉर्मली अपने जो सोल्डिंग वायर हम यूज करते हैं उससे थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और उसी का उपयोग करके आगे काम करते हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। निकालने के लिए हमें यहाँ पर चिमटी, ट्वीजर या हम पेचकस का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसे ये लगाना है क्योंकि हाथ ना जले, ये चीज का ध्यान रखना। ये गर्म काफी ज्यादा होगा निकालते टाइम। आप इसको अलग अलग तरीके हैं इसको निकालने के। ये एक तरफ से तो निकल चुका है क्योंकि ये गर्म हो गए। ठीक है, 65 वाट का आयरन तो काम आ गया भाई इसमें। और अब इसको दूसरी तरफ से भी हम इसको पटक देते हैं नीचे। ये लीजिए, ये आ गया फ्यूज हमारा बाहर। ये रहा फ्यूज, और फ्यूज जो है वो करीबन हमारा यहाँ पर काफी गर्म हो चुका है। इसको ध्यान से निकालने के बाद इस चीज का ध्यान रखना आपको, ये काफी गर्म है। और फ्यूज जो है यहाँ पर कितने एम्पियर का है, वैसे बोर्ड पे लिखा रहता है 40 एम्पियर के पास बताया है इसको, 40 से भी ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे तो कितना बताया इसको, यहाँ पर बता रखा है कंपनी, हाँ 40 एम्पियर के आसपास बता रखा है। कभी कभी 65 एम्पियर तक के भी आते हैं, हम देखते हैं 65 एम्पियर तक के भी आते हैं। और जितना जैसे जैसे लोड बढ़ता है, कार्ड का लोड बढ़ता है, उतने एम्पियर का होता है। यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है एक 500 वोल्ट और करीबन 40 एम्पियर का। चलिए, फ्यूज तो हमारे पास हो जाएगा, हम फ्यूज इसमें बदलने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने फ्यूज का इंतजाम तो कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे ये बीप साउंड आपको आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी काफी कार्ड पड़े हैं, मतलब वीएफडी का ऑलरेडी कार्ड, वीआरवी का ऑलरेडी कार्ड है, तो किसी न किसी में मिल जाता है। तो यहाँ पर ये फ्यूज हमें मिल गया है। ये हमारा खराब वाला फ्यूज था। ये देखिए, ये कोई बीप कंटिन्यूट नहीं कर रहा, ये वही है जो जला हुआ था। ठीक है, ये जल गया था यहाँ से। ठीक है, इसके टर्मिनल आप देखोगे तो कुछ जले हुए आपको नजर आएंगे। और ये हमारा फ्यूज एकदम ओके कंडीशन का है, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो इस बोर्ड का हमने जो बोर्ड खराब हो चुका है एक्चुअल में, उसका जो हमें फ्यूज निकाला था, अब हमें वहां से क्या करना है कि जो इसके फ्यूज के जो होल्ड मतलब पिने हैं उनको क्लीन करने हैं, ताकि ये आराम से उसके अंदर जा सके। तो यहाँ पे जैसे हम डी सोल्डर वायर यूज करते हैं, मैं एक्चुअली कॉपर वायर यूज करता हूँ, कहीं ना कहीं बेस्ट रहता है, क्योंकि डी सोल्डर वायर मार्केट में जो मिलता है आजकल इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होते हैं। आप डी सोल्डर पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको नॉर्मली वैसे ही काम करेंगे जैसे बाकी करते हैं। ये देखिए क्लीन हो गया बेटर, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ये भी हो गया क्लीन। एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम से हम यूज करते हैं, डी सोल्डर वायर जब नहीं होता था तो हम वायर का यूज करते थे। ये देखिए परफेक्टली, तो आप भी वायर ले लीजिए कहीं से, कॉपर का बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। डी सोल्डर वायर जो मार्केट में मिलता है उससे तो भाई बेस्ट ही है, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इतना प्योर क्वालिटी का कॉपर उसमें नहीं होता है। तो वो इतने अच्छे से क्या है ना तो उसको मेल्ट कर पाएगा, ना ही उसे क्लीन कर पाएगा। आप देखिए यहाँ पे बहुत जल्दी ही इसे क्लीन कर दिया है, और थोड़े से ही एरिया सरफेस में इसने सारा का सारा जो मटेरियल था वो यहाँ से खींच लिया है सारा का सारा। ये देखिए एकदम परफेक्ट, आप बोलोगे, आप खुद देखोगे, आपको सर वाकई में इसका मजा आ गया। ये देखिए एकदम क्लीन। ठीक है, अब यहाँ पर ये फ्यूज मैं अच्छे से लगा सकता हूँ। फ्यूज अभी भी बहुत गर्म है, मतलब जहां से इसको निकाला है भाई गर्म है अभी भी ये काफी। तो इसको क्लीन कर देते हैं, इसकी पिनों को भी हम नॉर्मली इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने ये क्लीन करके अब फ्यूज तो हमने इस पर डाल दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, सोल्डिंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मल एक पिन को ही सोल्ड करना है ताकि ये यहाँ पर होल्ड हो जाए।
यहाँ पर नॉर्मली एक पिन को हम होल्ड कर देते हैं, बाद में उसके बाद सारी पिन हम क्या कर सकते हैं, उसको सोल्डिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक पिन हमने होल्ड कर दी है, एक सामने पिन होल्ड कर देते हैं टोटल, क्योंकि 6 पिन है इस फ्यूज की दे रखी है। फ्यूज तो एक ही है लेकिन उसके जो टर्मिनल दे रखे हैं भाई वो बहुत सारे दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट लोड ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ हिट भी बहुत ज्यादा बनती है, तो जिसके कारण ठीक है, तो हमने इसको कर दिया है, ये लगा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बाय 1 पिन जो बाकी पिन है उनको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दी, भी जोड़ दिया इसके साथ, ये भी लगा दिया। आपको कभी भी सोल्डरिंग करनी हो बेस्ट बताता हूँ, अगर पिन मोटी है जैसे काफी कम होती है, एक्चुअली में उसमें आयरन बड़ा ही चाहिए, छोटे आयरन से काम नहीं बनेगा। तो आपको सोल्डरिंग कैसे करनी होती है, जब आप पूरा कर दो तो आयरन को पिन के साथ अटैच कर दो सरफेस के साथ, और सिर्फ ये हमारा जो वायर है सोल्डरिंग वायर ये आगे की तरफ बढ़ाते रहो, ये ऑटोमेटिक इसको परफेक्टली इसको सोल्डरिंग कर देगा। ठीक है, ये हमने सोल्डरिंग एकदम कर दी है परफेक्टली। और यहाँ पर इसको नॉर्मली जो हमारा पेस्ट था, हम इस पेस्ट को वापस इससे क्लीन कर देते हैं पेपर से, क्योंकि हमने काफी सारा यहाँ पर पेस्ट लगा रखा है। पेस्ट भी यहाँ पे क्या है बाद में सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए अब यहाँ पर हमने ये लगा दिया है, क्लीन करेंगे, ये देखिए अब आप देखिए ये वापस ओरिजिनल की तरह हमने इसको परफेक्टली लगा दिया है। ठीक है, ताकि पता ना चले किसी को कि भाई आपने रिपेयरिंग कितनी की है और क्या चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा काम बन चुका है, हमने यहाँ पर ये चेंज कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर इसकी बीप क्वांटिटी चेक करा देता हूँ, ये मीटर से, ये देखिए ये टर्मिनल के साथ जुड़ा था, तो ये जब शॉर्ट हुआ तो यही वाला फ्यूज ओपन हो गया था पहले। ठीक है, तो अब ये ओके है, परफेक्टली है। तो ये हमारा लगभग यहाँ पर ये डन हो गया है। और इसके वोल्टेज, इस बोर्ड का वोल्टेज कैसे